जनसंख्या के अनुपात में आरक्षित करने का काम हो। ये हमारा किसान मंच का सपना है। आपके जैसे मजबूत नेता के हाथों से हमको ये उम्मीद है कि सपना को हम कहीं न कहीं साकार कर। मनोज जी से थोड़ी सी उसमें मैं जोड़ना चाहता हूँ इन बातों को। लोगों ने मुझे कहा था कि आपका एजेंडा क्या है, तो मेरा एजेंडा यही था कि पिछड़े वर्गों के लोगों के साथ साथ दलित, SC, ST के लोगों को भी एक साथ प्रोन्नति में आरक्षण के लिए सदन में बिल लाएं। आप सबको जी ये आग्रह करें। मनमोहन जी से रंजीता रंजन जी हैं, बहुत नजदीक हैं मनमोहन जी के, उनसे आग्रह करें दोनों को एक साथ बिल लाएं कि पिछड़े वर्गों को और दलितों को, दबे कुचलों को प्रोन्नति में आरक्षण मिलेगा। दोनों बिल एक साथ लाएं। ये साजिश नहीं होनी चाहिए कि एक पहले दूसरे बाद में। अगर हम लोगों को ऐसा नहीं मिला, आप अगुवाई करें, हम आपके पीछे जाएंगे। ये मैं कह रहा हूं, यह सामंत आपको बता रहा है। पैदल चल करके जाएगा आपके साथ मधेपुरा से दिल्ली तक, कटिहार से दिल्ली तक, कटिहार से पटना तक। इसलिए आप अगुवाई करें कि दोनों के लिए एक साथ सदन में बिल आया जाए और बिल को पास किया जाए। जो रामगोपाल यादव जी ने कहा था, लोगों ने, मीडिया के लोगों ने भ्रमित किया कि वो दलित विरोधी हैं। रामगोपाल जी से मेरी बात हुई कि उन्होंने कहा था, तबलीग की मेरी इच्छा है कि दोनों बिल एक साथ आए, हम उनके साथ हैं। पप्पू जी आप अगुवाई करें। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ रंजीता रंजन जी से भी इसकी अगुवाई करें। अगर इसके लिए सर भी कट जाए तो मुझे कोई गम नहीं है, आपको भी गम नहीं करना चाहिए। आप ट्राई करें। इन बिंदुओं पर मैं बात कर रहा हूँ। अब मैं सुपौल से पूर्व सांसद रहे, संसद में अपनी आवाज के माध्यम से अलग पहचान बनाने वाले पूर्व सांसद आदरणीय रंजीता रंजन जी से आग्रह करता हूं कि वो आवे और अपनी बातों को विस्तार से रखने का काम करें। आदरणीय रंजीता रंजन जी। दोनों का भाषण नहीं करेगा। 33 मिनट। आप सबका धन्यवाद कि एक महत्वपूर्ण विषय पर आपने एक सेमिनार रखा। तो जयंती के तौर पर जो आज शायद 96 जयंती है, उस पर आप लोगों ने हम लोगों को विस्तार समझा, उसके लिए आपका धन्यवाद। और इस मंच की अध्यक्षता कर रहे हैं रावत प्रजापति जी, संचालन कर रहे हैं बाबू, स्वागत सुनील कुमार यादव जी, और हमारे लीड लगातार भ्रमण कर रहे हैं मेरे बड़े भाई के रूप में डॉक्टर अजीत यादव जी। आपकी कंडीशन हम लोग से अच्छी है, कम से कम अच्छा तो बने हैं। हमारे लिए बुजुर्ग गार्जियन और इस धरती के रानी कहे जाने वाले महेंद्र बाबू, और आपके लिए आप ही के द्वारा प्रेरणा लेकर बड़े हुए, जिस भी मंजिल तक पहुँचे आपके बीच, आपके वीर ये पप्पू जी, डॉक्टर सुषमा जी वो चली गई, और दिल्ली से मेरे भाई आए हुए हैं, जर्मनी से, पटना से, और बैठे हुए यहाँ पर तमाम मेरी बहनें, महिलाओं का नाम ले लेते हैं, और तमाम इस मंच पर बैठे हुए। तो इस जयंती में विचार विमर्श करने के लिए आए हुए मेरे बुजुर्ग भी हैं, अभिभावक, युवा भाइयों, और इस सेमिनार में विचार को सुनने आए हुए मेरे अभिभावक, युवा भाई, कुछ बहनें, देश के लोगों, तो सबसे पहले आपका धन्यवाद करती हूँ कि बोलना बहुत आसान है,
सुनना सबसे कठिन काम है। आज हम लोगों में इतना पेशेंस नहीं है कि आप लोगों की बात को सुन सके, उसको हम लोग जो अच्छी लगे उसको ग्रहण कर सके और उसको प्रेरणा इसको बना सके। आज सबसे बड़ी कमी यही है कि हम सुनते ही नहीं, हम सिर्फ बोलते हैं। जो हम खुद पर भी लागू नहीं करते हैं वही हम दूसरों को सिखाते हैं। और मेरे ख्याल से इस दुनिया में यदि झूठ का मुद्दा चारों स्तंभ में कोई है वो राजनीति का स्तंभ है, जिसमें हम लोगों को शायद 80% झूठ ही बोलना सिखाया जाता है। मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ कि आज मेरे ख्याल से तकरीबन 6 घंटे हो गए और आप हर व्यक्ति को बड़ी पेशेंस के साथ सुना। मैं आज बहुत सारी बातें पुष्पा जी ने कही, अंदर बाबू ने कुछ कहा, मेरे बुजुर्ग बैठे उन्होंने कहा। जब ये डिस्कशन हो रहा होता है बहुत सारी बातें मन पर आती हैं। जेएनयू के छात्र ने बोला बहुत सारी बातें आती हैं, लेकिन फिर दूसरा उस मुद्दे को ही खत्म कर देता है तो तुरंत आपकी बातें चली भी जाती हैं। मैं जरूर कहूँगी डॉक्टर अनिल जी को, मनोज जी को कि आज हम उन हस्ती की जयंती मना रहे हैं जिन्होंने इस देश को बहुत कुछ दिया, जिन्होंने उस आबादी को देने की कोशिश की जिसको यह तक नहीं मालूम था कि हमारे साथ हो क्या रहा है। मैं जरूर तमाम आए हुए यहाँ पर बुजुर्गों से, युवाओं से, बहनों से आग्रह करूँगी कि बहुत सारे मेरे भाई साहब बापू जी से बहुत जुड़े हुए हैं, मुझे बोलना ही है। और हम लोग तो चाहेंगे, आपके बापू जी को कह रही थी कि हम लोग बैठते हैं, आप पूरी रात बोलिए, लेकिन डिस्कशन का परिणाम निकलना चाहिए, हमारे बातों का परिणाम निकलना चाहिए। मकसद हमारा, हम उनको चाहते हैं, हम 2 लाइन बोल देंगे, हम अपनी श्रद्धा, हम उसको सैल्यूट करते हैं, लेकिन इससे वक्त बहुत आगे निकल गया है। आज हम यहाँ पर चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं हमारे साथ अन्याय हुआ, अन्याय हुआ, अन्याय हुआ, लेकिन वहाँ 20% कहा जाता है कि 80% और 20% का आंकड़ा है। 20% लोगों को 80% की सुविधाएं मिलती है और 80% जो लोग हैं उनको मात्र 20% की सुविधाएं मिलती हैं। और उस 80% जो जनसंख्या है उसमें दलित, महादलित अल्पसंख्यक जो है 90 से 85% आते हैं। हम इतनी बड़ी आबादी होने के बाद भी मंच पर चिल्लाते हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं, अब वो व्यक्ति 2% चुपचाप बैठा हुआ हमारे खिलाफ आयोग बना जाता है, हमारे खिलाफ बिल को अमेंडमेंट करा जाता है, हमारे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट ले लेता है। फर्क सब इतना है वो चुपचाप बैठ के हमारे खिलाफ काम कर रहा होता है और हम अपने करने क्या वाले हैं उसको करने से पहले ही उजागर करते हैं। यही कमियां हमने और आपने भी सुना होगा, सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही खतरनाक अमेंडमेंट और आया है जिसमें कहा गया है कि राजनीतिक लोग यदि जेल में है और अपील उनकी पेंडिंग है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकते। पुष्पा जी कह रही थी ना, जो अमित शाह वगैरह कहते रहता भाई सारे आपराधिक प्रवृत्ति वाले हैं। कोर्ट ने क्या कहा, अपराध को रोकना है, अपराधीकरण को रोकना है, इसलिए हमने ऐसा कहा। जो गांव में है, जो ब्लॉक में है, जो इस पंचायत की राजनीति को जानते हैं, क्या आपको लगता है कि इसमें न्याय होगा? और जब आपकी आबादी 80 से 85% है तो फंसने वाले व्यक्ति कौन होंगे? हम और आप होंगे। उन्होंने कह दिया
मिला, लेकिन आज जब एडमिशन में मिला, मार्क्स में नहीं मिला, लोग कहते हैं अरे तुम रिजर्वेशन से आए हो। पहले ही ये मंशा बना ली जाती है, अच्छा ये लड़का तो नालायक है, ये तो रिजर्वेशन से है। हम 85% आबादी उसको ये नहीं समझा पा रहे हैं कि आपने एडमिशन में रिजर्वेशन दी है, मेरे मार्क्स में रिजर्वेशन में की है। तो कितना बड़ा षड्यंत्र हुआ। आपके IAS, IPS, आपके जुडिशरी का स्तंभ, आपके मीडिया का स्तंभ, आप ब्यूरोक्रेसी का स्तंभ, आप जहाँ भी डाटा उठा के देखें। मेरे बुजुर्ग पुष्पा जी को दोबारा कह रहे थे कि डाटा दीजिए, मुझे बहुत दुख हुआ। क्यों आखिर आप गूगल को सर्च नहीं करते हैं? क्यों आखिर आप अपना डाटा खोजते नहीं हैं? क्यों आप मंच का इंतजार करते हैं? क्यों हमारी 85% जनता के पास ये प्रूफ नहीं है? दुख है मुझे, हम 85% है, लेकिन हमें यही नहीं मालूम है कि हमारा परसेंटेज ब्यूरोक्रेसी में कितना है, जुडिशरी में कितना है, पॉलिटिक्स में कितना है, IAS IPS हमारे कितने हैं, और हमारे कॉलेज में उच्च जो नौकरियां हैं उसमें हमारा हर्ष क्या हो रहा है रिजर्वेशन होने के बावजूद। वो लड़का बिल्कुल सही बोल रहा था, जब मैं पार्लियामेंट में थी तब भी हम लोग इस बात को उठा रहे थे। आप एडमिशन ले लेते हैं, आप मार्क्स में भी अगर आपको 70% आने हैं तो आपको 37 से शुरू करते हैं। जो जनरल है उनको अगर 40 है तो वो 75 से शुरू करते हैं। उसमें भी अगर आप जोड़ तोड़ के किसी तरह 60% लेके इंटरव्यू के लिए आ गए और उसने जोड़ लगाया, इस जोड़ में तो भाई रिजर्वेशन वाला आगे चला जाएगा, इंटरव्यू में वो आपको 0 दे देते हैं। इस लड़ाई को कौन लड़ेगा? क्या हम फिर से बीबी मंडल चिराएंगे या हम में से कोई बीबी मंडल बनेगा? हम रोते हैं 23 साल हो गए हमारे रिजर्वेशन को। 23 साल नहीं हो गए, शायद कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, जब अंग्रेज इस राज्य में शासन कर रहे थे तब एक अंग्रेज ने ही ये आयोग बनाया था। वो आयोग पिछड़ों दलितों को देख के बनाया गया था, वो रखा था, उसको अमेंडमेंट नहीं किया गया। जब हमारी सरकार आई, आप में से कुछ को पता होगा कि विधानसभा, संविधान सभा जब हमारा अभी चुनाव में हुआ था तो चलती थी, उस वक्त भी वो बिल था। जब नेहरू जी आए तो उन्होंने अमेंडमेंट किया, लेके आए, आयोग बनाया, जिसमें बीबी मंडल जी ने जिस आयोग को उन्होंने अमली जामा पहनाया, सबसे पहले काका साहब कालेकर थे जिन्होंने ये आयोग का रूप दिया था सबसे पहले। जब बीबी मंडल जी ने शुरू किया तो उन्होंने भी उस आयोग के सभी चीजों को देखा, उसके बाद बनाया। लेकिन अफसोस 80 से बना, 90 में जाके VP सिंह के टाइम पे अमेंडमेंट हुआ। क्या आपको मालूम है कि ये अमेंडमेंट होने से पहले भी एक चौधरी जी थे जिन्होंने कहा सामाजिक और शैक्षणिक के साथ साथ इसको आर्थिक भी जोड़ा था, और नेहरू जी ने उनकी मंशा को भाग दिया था और आर्थिक वर्ग को नहीं जोड़ा। मैं आपसे सवाल करती हूँ, अगर आर्थिक वर्ग जुड़ता तो क्या होता? गरीब तो हम ही है, अति पिछड़े तो हम ही है। बहुत बड़ी मंशा थी उस आर्थिक वर्ग को जोड़ने की। आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं, यदि आपको कोई सहयोग मिलता है तो आप ऑफिसर के पद पे जाएंगे, IAS बनेंगे, आप प्रयास करेंगे। लेकिन जिसकी मंशा ही नहीं है कि आप OBC हैं, अति पिछड़ा है, दलित है, क्या वो नाई का काम करेगा? अगर वो गरीब है, क्या वो जूता मालिश करेगा? वो नहीं करेगा। और हमें उनको उठाना था। मंशा ये थी इस आयोग की कि जिसको ये सोच किया जाता है कि जूता ही पालिश करेगा, ये नाई का ही काम करेगा। पुष्पा जी क्या रहते ना, तुम यादव हो, तुम दूध निकालो, तुम फार्मिंग करो, कुर्मी है तो तुम सब्जी उगाओ। इस मंशा को खत्म करने के लिए इस आयोग का गठन हुआ, रिजर्वेशन में। अब मैं आप पर प्रश्न तोड़ती हूँ कि क्या हुआ? क्या मंशा, वो सोच, वो मानसिकता बदली है क्या? 1% भी बदली है क्या? वो अंदर अंदर हमें और खाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हमें 30% लोगों को 80% सुविधाएं लेके बैठे हैं। हम 80% है, हमें 20% मिली है, पर हमको कष्ट नहीं है। आपका कष्ट
दूसरी बात पे आते हैं, वहाँ पूरी रात विश्लेषण कीजिए, लेकिन चिंगारी दिखनी चाहिए, क्रांति दिखनी चाहिए, कुछ कर गुजरने की लालसा दिखनी चाहिए। एक व्यक्ति को हम महिमा महिम करने जा रहे हैं, वो व्यक्ति ने कभी ये नहीं सोचा था कि आप उसको महिमा महिम करेंगे, इसलिए उसने इस आयोग का गठन किया। या लोहिया जी को ये कतई नहीं था कि आप कल उनको याद करेंगे, इसलिए मुझे ये काम करना है। उनको गर्व था, इसलिए वो अकेले चल पड़े और उन्होंने इतिहास बना दिया। लेकिन हम उनको याद करते हैं, याद भी किस तरह से करते हैं वो हम सबके सामने है, वो बात छिपी हुई नहीं है। सच्चाई ये है, कड़वी होती है, हम लोग खाना पूर्ति करते हैं। अब 3 साल से 4 साल से बना रहे हैं, कितने बीबी मंडल निकाले आप बताइए, कितने युवा ऐसे निकले जो आज ये डाटा लेके यहाँ पर जोश में बोल रहे थे कि आज के बाद ये हम होने नहीं देंगे। क्यों? आखिर सिर्फ पार्लियामेंट, आखिर आप सड़क पे क्यों नहीं निकलना चाहते? आखिर जेएनयू में जितने बिहार के बच्चे हैं या ओबीसी हैं ऑल इंडिया में है, तो वहां पे क्यों नहीं लड़ना चाहते? क्यों हमारी आबादी ज्यादा होने के बावजूद हम चुप हैं? क्योंकि हमारा मीडिया में भी आदमी नहीं है, हमारा प्रेस में भी नहीं है, जुडिशरी में भी नहीं है, ब्यूरोक्रेट्स में भी नहीं है। हम परप्लेक्स होके जाएंगे, मीडिया हम लोग को अपराधी, बाहुबल, क्रिमिनल कहेगी, तो क्या हम यही सोच के डर जाएंगे? अगर यही सोच के कुछ लोग डरे होते तो पप्पू जी 12 साल जेल में नहीं रहते, बहुत पहले किसी से समझौता कर दिया होता, मंत्री भी बनते होते, पैसे भी कमाए होते और आज शायद अपराधी का धप्पा भी नहीं लगा होता। लेकिन जहां आपने अपने आप को कष्ट लगा दिया, अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरे साथ ऐसा हो सकता है, तो माफ कीजिएगा, कोई भी ऐसे व्यक्ति को जयंती मनाने का हक नहीं। यदि हमारे मन में दृढ़ इच्छा नहीं है कि जो हो रहा है सरेआम नाइंसाफी हो रही है, आप 52% की बात करते हैं, नया आंकड़ा देखिए 67% को ये रिजर्वेशन मिलनी चाहिए और प्लस 23% जो ST/ST है। आप मिला लीजिए कितने प्रतिशत हो गए? तकरीबन 90%। और उधर कितने बचे? लेकिन वो लोग चंद लोग मिलके हमें सिर्फ इसलिए घुमा रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे तो भाषण दे रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में बैठ के हमारे खिलाफ हमें दबोचना किस तरह से है उसके लिए उन्होंने अमेंडमेंट करा भी दिया। आज 2 बातों के लिए लड़ना बहुत जरूरी है कि आप धन्यवाद दीजिए पार्लियामेंट का, सारी पार्टियों का, जो इस बात को समझ रहे हैं कि आगे आने वाले कल पे क्या होने वाला है। जो कुछ सोशलिस्ट लोग पार्लियामेंट में पहुंचे हुए, कि आने वाले कल में क्या होगा। आप उसके प्रतिद्वंदी हैं, आप चुनाव के वक्त भी उसको 2 महीने के लिए जेल भेज दिया, उसका 5 साल बर्बाद। अभी आपने सुना होगा कि नहीं, पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट करा, संशोधन किया संविधान में और सुप्रीम कोर्ट ने संशोधन किया। लेकिन क्या आपको मालूम है संशोधन क्या हुआ? संशोधन हुआ है कि अगर अपील स्टे हो जाती है तो आप चुनाव लड़ सकते हैं। कौन जज आपकी जात को नहीं देखेगा और कौन जज आपको स्टे देगा? वो आपका नाम देखेगा, आप क्या है। तो क्या होगा फिर? 80% जात के नाम पर आपको स्टे नहीं मिलेगा, आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, आपका करियर खत्म हो जाएगा, आप मैदान पर जाके नहीं लड़ सकेंगे। अब इन दोनों मुद्दों के लिए आपको उठना पड़ेगा, नहीं तो धीरे धीरे हम यहाँ जयंती मना रहे हैं, वो आपको धीरे धीरे खाते चले जा रहे हैं, हिम्मत की तरह खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आने वाले कल को शायद हम नहीं भाग रहे हैं, वो वर्ग भाग रहा है, अरे ये तो दिनों दिन बढ़ते ही चले जा रहे हैं। एक बीच में आवाज थी कि जातीय जो जनसंख्या की गणना होती है जातीय होनी चाहिए, लेकिन किसी ने नहीं होने देना चाहा। क्यों? उसको हाईलाइटेड होने देना चाहा क्योंकि उनको मालूम है कि हमारी जनसंख्या कहाँ जाती चली जा रही है। इसलिए हमको जनसंख्या और मास में तो वो काट नहीं सकते हैं, तो हमें इस तरह से काटेंगे। वो लड़का बोला था ना कि उन्होंने हायर एजुकेशन में जाने ही नहीं दो, उसको चुनाव लड़ने ही नहीं दो। हम कॉलेज में ही आप छात्र संघ का चुनाव लड़ेंगे तो ऐसे केस डाल देंगे कि आपका करियर ही खत्म हो जाए। तो क्या एक लड़के
लेकिन तब भी हम हिम्मत नहीं जुटाते हैं उनके साथ लड़ने की। और जब तक हिम्मत नहीं जुटेगी तब तक आप सोचिए, लोहिया ने, अम्बेडकर ने ये सपना देखा और तब जाके पूरा हुआ। अगर वो भी ये सोचते हैं कि पता नहीं पूरा होगा कि नहीं, यहाँ तो सारे मगरमच्छ बैठे हैं, तो क्या वो कर पाते? आज फिर एक बार वही वक्त आया, आपकी आबादी है, जनसंख्या है, मांस है, लेकिन जहां से हमें लड़ना है वहां हम नहीं हैं। जहां से हमको अपनी कलम चलानी है वहां हम नहीं हैं, बिल्कुल नगण्य है। आज लड़ाई ही इसी की है कि किस तरह से हम अपना देश मजबूत करें। बड़ा दुख होता है, इसमें हम पूरी गलती ये नहीं कहेंगे कि उन्हीं की है, सवर्णों की है या अग्रलों की है। हम ये भी कहेंगे कि क्या हम अपने बच्चों को बेसिक एजुकेशन देना चाहते हैं। मैं कॉलेज की सिंडिकेट की सदस्य थी। बच्चे किस लिए लड़ते हैं आपको मालूम है? मैडम हमको चीटिंग नहीं करने दे रहा, बोले चीटिंग करने, मैडम हम कॉलेज नहीं जाएंगे। कोई भी बच्चा इसलिए नहीं लड़ने आता है कि उसको पढ़ना है। कोई भी बच्चा ये नहीं कहने आता है कि प्रोफेसर पढ़ाता नहीं है, उस पर आप एक्शन लें। दोनों की मेरी मदद चल रही है। लोगों को भ्रम है कि कोटा जाएंगे तो मेरा बच्चा एडमिशन लेगा, इंजीनियर बन जाएगा। और एक बहुत बड़ा बात कि हमारी एजुकेशन और उनकी एजुकेशन, हमारा बच्चा दिल्ली जाता है यहाँ से ग्रेजुएशन करके या 10th करके, तो उसको डिमोलाइज कैसे किया जाता है? हाँ बोलो, व्हाट्स योर नेम, माय नेम इज, में ही वो जब प्रोनाउंसिएशन आता है तो वो वेरी गुड को जब वेरी गुड बोलता है, तुम कहाँ से पढ़ गया है, गाँव से पढ़ गया, तुम्हारी कोई प्रोनाउंसिएशन ही ठीक नहीं है, जाओ तुम्हारा एडमिशन नहीं होता है। हमें इस खाई को खत्म करना पड़ेगा। एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ जो आर्थिक स्थिति से मजबूत आदमी है वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, आपके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, बहुत कम % उसमें पढ़ते हैं। इस खाई को बेसिक में ही इतना कमजोर कर दिया जाता है कि आपका बच्चा खुद डिमोलाइज हो जाए। वहां खड़ा है, आप एक दिल्ली के 10th के बच्चे को खड़ा कर दो और एक गांव के 10th के बच्चे को खड़ा कर दो, क्या वो उससे डिस्कशन कर पाएगा? आप खुद बताओ। शायद वो, शायद नहीं, 100% वो शायद मैथ में बहुत तेज हो, साइंस में बहुत तेज हो, लेकिन वो अपनी प्रोनाउंसिएशन के कारण, इंग्लिश अच्छी बोलने के कारण उसको डिमोलाइज कर दिया जाता है। जब उनको तो बोलना ही नहीं आता। हम इस चीजों को क्यों नहीं समझ रहे हैं? हम अपनी एजुकेशन को, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन क्यों नहीं देना चाहते हैं? हम क्यों नहीं बचपन से ही, जो लड़ाई को हमें अपने परिवार से शुरू करना पड़ेगा, हमें अपने परिवार के बच्चों को उस लड़ाई के लिए तैयार करना पड़ेगा। कल आपका जरूर बेटा जो दिल्ली जाता होगा पूछता होगा, पापा आखिर मुझे ऐसे स्कूल में क्यों पढ़ाया, जहाँ जाके दिल्ली में जाके उनको बेइज्जती हुआ, जरूर बोलेंगे। तो क्यों नहीं हम अपने भविष्य को, कि आखिर कल मेरा जो भविष्य है, मेरा जो बेटा है, कल इन समस्याओं से जूझना तो सीख सके, उसके लिए हम क्यों नहीं आज ही तैयार करते हैं? क्यों नहीं उसी तरह की एजुकेशन देना चाहते हैं? क्यों नहीं गाँव के स्कूल के लिए हम लड़ते हैं, हम खिचड़ी के लिए लड़ते हैं, पोशाक के लिए लड़ते हैं, साइकिल के लिए लड़ने पेरेंट्स जाते हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं हो रही है इसके लिए कोई लड़ना नहीं चाहता है। बिल्कुल सच्चाई है, हम लड़ते ही नहीं।